Good morning, students. Today's topic is psychiatric rehabilitation and National Mental Health Program. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमने पहले भी किया था, इसका असाइनमेंट भी दिया था, तो इसको हम दोबारा से टॉपिक को रिपीट करेंगे। ये टॉपिक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन है क्या? रिहैबिलिटेशन इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल कम्युनिटी रोल which will enable the patient to achieve the maximum range of activity, interest and of which he is capable. ये डेफिनेशन जो है मैक्सवेल जोन्स ने दिया था। रिहैबिलिटेशन में जो है रिहैबिलिटेशन में जो है कम्युनिटी का रोल आता है, मतलब कम्युनिटी ऑल टुगेदर एक पेशेंट को हेल्प करती है मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्टिविटी अचीव करने में, इंटरेस्ट अचीव करने में, जितना उससे हो सकता है। जो पेशेंट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वेदर वो उसको चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, सब्सटेंस अब्यूज़, बाइपोलर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, उसको कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं और वो वापस डिस्चार्ज होकर कम्युनिटी में आता है, तो कम्युनिटी में हम उसको ऐसा रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करें कि वो वापस कम्युनिटी में आकर जो है एडजस्ट इजीली कर पाए और वो अपनी पहले की जो लाइफ है उसको ना भूले वो, ठीक है। बेसिकली रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है। तो रिहैबिलिटेशन इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल कम्युनिटी रोल। इसमें कम्युनिटी का मेन रोल होता है, ठीक है, विच विल इनेबल द पेशेंट टू अचीव मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड ऑफ विच ही इज़ केपेबल। मैक्सवेल जोन्स। रिहैबिलिटेशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस वुड बी फर्स्ट स्टेप इन रिहैबिलिटेशन। पेशेंट का इंडिपेंडेंस लेवल हमें हमेशा पेशेंट का इंडिपेंडेंस लेवल हमें इंक्रीज़ करना है, वो ताकि अपने आप इंडिपेंडेंट रहे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। इस चीज़ के लिए हम रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। और क्या क्या प्रिंसिपल है? प्राइमरी फोकस इज़ ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड कम्पिटेंस ऑफ क्लाइंट्स विद साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स। पेशेंट की कितनी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या कर सकता है, कितने लेवल में वो compete कर सकता है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कौन से लेवल पे compete कर सकता है, ये चीज़ आपको फोकस में लेकर चलनी है। वो जितना नहीं कर सकता, आप उससे ज़्यादा अगर उसे काम दोगे, उससे ज़्यादा अगर उसको आप एक्टिविटीज़ दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो जितनी पेशेंट की कैपेबिलिटी, जितना वो compete कर सकता है, उतना आपको उसका आपको फोकस रखना है। मैक्सिमम यूज़ मस्ट बी मेड फॉर रेसिजुअल ऑफ थर्ड पॉइंट इज़ मैक्सिमम यूज़ मस्ट बी मेड ऑफ रेसिजुअल कैपेसिटीज़। ये सेकंड पॉइंट का ही एक पार्ट है। इस पॉइंट का मतलब भी यही है कि पहले आपको पहला फोकस वहीं करना है, जितनी पेशेंट की कैपेबिलिटी है उधर से ही रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। पेशेंट को ओवरबर्डन नहीं करना है। पेशेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी एसेंशियल। पेशेंट का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का फिर कोई उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता पेशेंट पे, ठीक है, उससे वो कुछ नहीं सीखेगा। तो पेशेंट पार्टिसिपेशन इज़ वेरी एसेंशियल। Skill development, therapeutic environment are fundamental interventions for a successful rehabilitation process. पेशेंट की स्किल को डेवलप करना, थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट मेंटेन करना, यही एक मेन फंडामेंटल इंटरवेंशन है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का। यही एक मेन कंसेप्ट है। नाउ साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन अप्रोचेस। रिहैबिलिटेशन के क्या क्या अप्रोचेस हैं, ठीक है। सबसे पहला है साइको एजुकेशन। इट इंक्लूड्स डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम, टेलिंग द पर्सन व्हाट टू एक्सपेक्ट रिगार्डिंग इलनेस एंड डिस्कसिंग ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले आपको साइको एजुकेशन मतलब पेशेंट को एजुकेट करना है उसकी इलनेस को लेकर कि उसको ये इलनेस हुई है, ये डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो आप डायग्नोस करोगे कि पेशेंट को क्या डिसऑर्डर हुआ है। उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करोगे कि इस डिसऑर्डर में उसको क्या क्या हो सकता है आगे जाकर, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट बताओगे और ट्रीटमेंट के साथ साथ अल्टरनेटिवली वो क्या क्या कर सकते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ साथ पेशेंट जो है, आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट ड्राइंग, पेंटिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो पेशेंट को प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, पेशेंट को जो है क्या उसको हो सकता है उस बीमारी में, उसके बारे में बताना, और ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में बताना, ये एक अप्रोच है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का। दूसरा अप्रोच है वर्किंग विद फैमिलीज़, encouraging family members to get involved in the treatment and rehabilitation programs. So working with families में ये होगा कि आपको फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना है कि वो पेशेंट के ट्रीटमेंट में उनका सपोर्ट करें, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में उनकी हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रुप थेरेपी। Group therapy. Positive aspects of group therapy include an opportunity for ongoing contact with others, validation of their perceptions, sharing their views about problems and problem solving abilities. तो एक और अप्रोच जो है साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन का, वो है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में आप क्या कर सकते हो, आप पेशेंट को ये सिखा सकते हो कि उनको ग्रुप थेरेपी में दूसरे जो पेशेंट्स हैं, दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ उनको कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, उनके जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, फिर कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो शेयर कर सकते हैं। ये ग्रुप थेरेपी के अंदर पॉइंट आएगा। फोर्थ है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग स्पेसिफिक लिविंग स्किल्स दैट द पेशेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव in order to survive in the community. सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में ये होगा कि पेशेंट को एक स्किल सिखाएंगे जो वो इंडिविजुअल पेशेंट को एक स्किल सिखाएंगे, लिविंग स्किल्स, जिससे वो कम्युनिटी में सरवाइव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ वे होम्स में जो है दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं उनको सिखाया जाता है काउंटिंग, ठीक है, और हाउ टू कुक सिंपल वेजिटेबल्स, ये सब सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में आएगा। नाउ हु ऑल कंसिस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन टीम। जो रिहैबिलिटेशन टीम में उसमें कौन कौन आता है? प्रोफेशनल्स कंट्रीब्यूटिंग टू साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन इंक्लूड साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्स, occupational therapist, recreational therapist, counselor and other mental health para professionals. तो रिहैबिलिटेशन टीम में जो प्रोफेशनल्स हैं वो साइकेट्रिस्ट होंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स होंगे, साइकेट्रिक नर्स होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होंगे, काउंसलर होंगे और अदर मेंटल हेल्थ वर्कर्स। ये रिहैबिलिटेशन टीम, मतलब ये सब जो है इकट्ठा मिलकर हेल्प करेंगे पेशेंट की। स्टेप्स इन साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। Psychiatric rehabilitation begins with a comprehensive medical psychiatric diagnosis and functional assessment. These are key elements in identifying impairments and disabilities. The steps of rehabilitation include. तो psychiatric rehabilitation में क्या steps हैं? Psychiatric rehabilitation जो है सबसे पहले शुरू होगा, डायग्नोस करोगे पेशेंट को। डायग्नोस करने के बाद आप उनको एसेस करोगे कि इनकी कंडीशन कितनी है, इनकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, ये इनकी कैपेबिलिटी कितनी है। उन सब चीज़ों को कंपेयर करके पेशेंट का इम्पेयरमेंट लेवल कितना है, डिसेबिलिटी लेवल कितना है, ये सब आप कंपेयर करके उस हिसाब से रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप है रिडक्शन ऑफ इम्पेयरमेंट्स। आप जो पेशेंट को इम्पेयरमेंट है उसको आप रिड्यूस करोगे। रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशंस विद साइकेट्रिक पेशेंट्स रिक्वायर रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स दैट इंटरफेयर विद सोशल एंड वोकेशनल प्रोग्राम। These impairments are reduced and eliminated for the greater part by various psychotropic agents. जो पेशेंट को इम्पेयरमेंट्स होती है, जो वो सोच नहीं सकते, वो कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो कर नहीं सकते, उनको आप कैसे रिड्यूस करोगे? तो ऑब्वियसली आपको उनको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप उनको मेडिसिन्स दोगे।
ठीक है। साइकेट्रिक मेडिसिन जो हम उनको ये बोलते हैं साइकोट्रॉपिक एजेंट्स। ठीक है, तो आप उनको साइकोट्रॉपिक एजेंट्स मतलब साइकेट्रिक मेडिसिन देकर जो पेशेंट का इम्पेयरमेंट है उसको रिड्यूस करोगे, जो उसका कॉग्निटिव लेवल है, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग। ठीक है, तो उनका जो कॉग्निटिव लेवल है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो ठीक हो सकता है, उससे फिज़िकल इम्पेयरमेंट वो भी ठीक हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका रिहैबिलिटेशन का यही है कि आप इम्पेयरमेंट्स रिड्यूस करोगे। ठीक है, बाय गिविंग देम साइकोट्रॉपिक एजेंट्स। सेकेंड स्टेप है रेमिडिएशन ऑफ डिसेबिलिटीज थ्रू स्किल ट्रेनिंग। Skill training is used to remediate disabilities in social, functional and vocational function. In social, family and vocational functioning, patients generally require training in self-care skills, interpersonal skills, vocational and employment pursuits, recreational and leisure skills. तो आपको जो पेशेंट की डिसेबिलिटीज़ है उनको आप इम्प्रूव डिसेबिलिटीज़ को कम, स्टेप 1 में तो आपने उनको डिसेबिलिटीज़ को कम किया दवाई देकर। ठीक है, स्टेप 2 में जो आप उनकी डिसेबिलिटीज़ को रिड्यूस करोगे स्किल ट्रेनिंग देकर। स्किल ट्रेनिंग जो है वो सोसाइटी में एक सेंटर भी दे सकता है, एक फैमिली भी दे सकती है। ठीक है, तो स्किल ट्रेनिंग में आप पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में सिखाओगे, वो दूसरों से अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे बना के रखना है वो सिखाओगे। वोकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट परस्यूट्स, आप उनको काम की चीज़ें सिखाओगे जिससे वो आगे जाके काम ढूंढ सकें। एग्ज़ाम्पल है कैंडल मेकिंग, ठीक है, क्ले पॉट मेकिंग, क्ले से चीज़ें बनाना और काउंटिंग करना, एनवलप्स बनाना, जो जितनी उनकी एबिलिटी है उस एबिलिटी पे आप उनको एम्प्लॉयमेंट सिखाओगे। रिक्रिएशनल एंड लीजर स्किल्स, और आप उनके लीजर स्किल्स भी सिखाओगे। पेंटिंग, ड्राइंग और कलरिंग, ऑल दिस थिंग्स, ये जो है आप उनको स्टेप। नेक्स्ट इज remediating disabilities through supportive interventions and थर्ड पॉइंट है हमारा remediating disabilities through supportive interventions. When restoration of social and vocational functioning through skill training is limited by continuing deficits, rehabilitation strategies aim at helping the individuals compensate for handicap by learning skills in living and working environment, adjusting the individual and family expectations to a level of functioning that is realistically attainable. तो पहले हमने जो स्टेप 2 था इसमें हमने स्किल ट्रेनिंग दिया था डिसेबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे स्टेप 3 में हम डिसेबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए सपोर्टिव इंटरवेंशंस यूज़ करेंगे। ठीक है, सो व्हेन रिस्टोरेशन ऑफ सोशल एंड वोकेशनल फंक्शनिंग थ्रू स्किल्स ट्रेनिंग इज़ लिमिटेड बाय कंटिन्यूइंग डेफिसिट्स, अगर आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल में कोई सुधार नहीं आ रहा है, आप उसको काफ़ी टाइम तक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में रख रहे हैं, ठीक है, तो rehabilitation strategies aim at helping the individuals compensate for handicap by learning skills in living and working environment. तो आप उनको क्या करोगे, आप उनको उस एनवायरनमेंट में जो है भेज सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। when restoration of social and vocational functioning through skills training is limited by continuing deficits, rehabilitation strategies aim at helping the individuals compensate for handicap by learning skills in living and working environment, adjusting the individual and family expectations to a level of function that is realistically attainable. तो स्टेप 2 में जो है हम पेशेंट को घर से भेज सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में जो है घर से भेज सकते हैं। वो घर से जो डे केयर सेंटर्स होते हैं मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 4 PM या 5 PM, हम इन्हें डे केयर सेंटर में भेज के डिसेबिलिटी का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्टेप 3 में यही कहा गया है कि अगर तब भी लॉन्ग टर्म जो
लॉन्ग टर्म आप उनको स्किल्स दे रहे हो और उनमें तभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए स्पेस दे दो। हाफ वे होम्स जो है एक एग्ज़ाम्पल है, मतलब उसमें जो है छुट्टियाँ ईज़ीली मिल जाती है पेशेंट को, तो वो वहाँ पे एक हफ्ते के लिए रहकर वही स्किल्स और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेप है रेमिडिएशन ऑफ हैंडीकैप्स। तो पहले आपने जो डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड है या फिर मेंटली इल है, आपने उन पे फोकस किया। अब यहाँ पे आप हैंडीकैप्स पे फोकस करोगे। इन एडिशन हैंडीकैप यानी फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं। इन एडिशन टू क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशंस, द डिसेबल्ड पर्सन कैन बी हेल्प्ड टू ओवरकम देयर हैंडीकैप्स थ्रू सोशल रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन, एग्जाम्पल कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स। आप जो फिज़िकली हैंडीकैप है उनका सपोर्ट कर सकते हो थ्रू, आप उनकी हेल्प कर सकते हो कि वो हैंडीकैप होकर भी वो चीज़ें कर सके जो नॉर्मल इंसान करता है, थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स। कम्युनिटी में जो भी सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू। ना साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में एज ए नर्स आपका क्या रोल है? तो आपको सबसे पहले असेस करना है इंडिविजुअल को, फिर आपको असेस करना है कम्युनिटी को, फिर आपको असेस करना है फैमिली को। तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड असेसमेंट ऑफ फैमिली। इंडिविजुअल असेसमेंट में आप यही फाइंड आउट करोगे कि उसका डिसेबिलिटी लेवल कितना है, पेशेंट कितना डिसेबल्ड है, पेशेंट का मेंटल कैपेसिटी कितनी है, कितना वो सीख सकता है, कितनी जल्दी सीख सकता है, क्या उसको कोई फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है, फ़िज़िकल हैंडीकैप तो नहीं है। ये आपको इंडिविजुअल को असेस करना है। उसके अंदर लर्निंग स्किल्स कैसे हैं, क्या वो जल्दी से सीख सकता है या नहीं सीख सकता। ठीक है। असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी को भी असेस करना है। आपको ये देखना है कि कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो सपोर्टिव हैं, क्या वो हेल्पफुल हैं। ठीक है। असेसमेंट ऑफ फैमिली, और आपको फैमिली को भी उसी वे में असेस करना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली असेसमेंट इंक्लूड्स फैमिली स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो आपको फैमिली जो असेस करोगे, आप फैमिली का उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस असेस करोगे, फैमिली में एक इंडिविजुअल्स के क्या रोल है वो असेस करोगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो असेस करोगे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ असेस करोगे। फैमिली एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंटली इल मेंबर, और आप ये भी असेस करोगे कि फैमिली मेंटली इल के बारे में क्या सोचती है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले आपने असेस कर लिया, अब आप जो है प्लान करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। तो इंडिविजुअल इंटरवेंशंस, हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन, इंडिविजुअली आप क्या क्या करोगे पेशेंट को। तो इंडिविजुअली आप हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हो और कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन। हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन में ये होता है कि दिस इन्वॉल्व्स थेरेप्यूटिक कम्युनिटी, रिक्रिएशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इन बेसिक लिविंग स्किल्स। मतलब 24 आवर्स पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है और वहीं रहकर वो रिक्रिएशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ये सब सीखता है। ठीक है। फिर है इंडिविजुअल इंटरवेंशंस के अंदर सेकंड पॉइंट है कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन। अब आपको लग रहा है कि पेशेंट जो है थोड़ा बहुत ठीक हो गया, कम्युनिटी में रह सकता है, तो आप जो है कम्युनिटी में भी रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोवाइडिंग केयर इन कम्युनिटी सेटिंग्स, जैसे घर में, रेजिडेंशियल एरिया में, फॉस्टर होम्स में। ये इंडिविजुअल इंटरवेंशंस थे। फैमिली इंटरवेंशंस, फैमिली के लिए क्या करोगे, हेल्थ एजुकेशन टू फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रोसेस, अवेलेबल रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। आप पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दोगे किस किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि मेंटल डिसऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो स्टार्ट होते हैं, आप पेशेंट्स के पास जो जो रिसोर्सेज हैं फैमिली के पास उनको कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, फैमिली को पेशेंट से कैसे बात करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। और किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसके बारे में आप हेल्थ एजुकेशन दोगे। मोटिवेटिंग द फैमिली मेम्बर्स टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर टू पेशेंट, और आपको फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करना है कि वो पेशेंट को एक अच्छी केयर प्रोवाइड करें। ग्रुप थेरेपी एंड सपोर्ट टू फैमिली मेम्बर्स थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली जो है इंडिविजुअल का, पेशेंट का इतना ध्यान रख रही है कि वो खुद भी मेंटल डिसऑर्डर उनको हो सकता है, मेंटल इलनेस हो सकता है, या उनकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो आप फैमिली मेम्बर्स को भी बोलोगे कि वो ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करें, सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करें। ठीक है, अपने खुद के लिए।
फिर आपने एसेस किया, प्लान किया, इम्प्लीमेंट किया, फिर इवैल्यूएट करोगे। तो इवैल्यूएशन ऑफ साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज यूजुअली टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट। आपको इवैल्यूएट यही करना है कि पेशेंट पे कितना असर पड़ा है, कितना इम्पैक्ट हुआ है पेशेंट को, ठीक है, फैमिली पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है और कम्युनिटी ने कितना किया है पेशेंट के लिए। ये 3 चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी है। तो इवैल्यूएशन ऑफ साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज यूजुअली टेक्स प्लेस एट लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट, फैमिली एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिटी सर्विस सिस्टम, ठीक है। अब वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है? इट इंक्लूड्स कोर्स कंटेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स, असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस, इम्पार्टिंग स्किल्स, सुपरविजन। ये वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोसेस है। जॉब एक्सप्लोरेशन, जॉब प्लेसमेंट, फॉलोअप। वोकेशनल ट्रेनिंग में आप उनको जॉब एक्सप्लोर करना सिखाओगे, उनको अगर हो सकता है तो जॉब दोगे, और वो कैसे रह रहे हैं कम्युनिटी में वो आप उनके लिए फॉलो अप करोगे। ये वोकेशनल ट्रेनिंग में ये सब आएगा, ठीक है। रिक्रिएशनल हमने पढ़ लिया, वोकेशनल में ये सब आपका होगा कि आपको ये देखना है कि पेशेंट को जॉब के बारे में आपको फोकस करना है। ये 4 पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान से देखो। वोकेशनल ट्रेनिंग में जॉब एक्सप्लोरेशन, फाइंडिंग आउट वेरियस जॉब्स अवेलेबल इन द कम्युनिटी, जॉब प्लेसमेंट, जॉब दिलवाना पेशेंट को उसके अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, और पेशेंट सोसाइटी में अब कैसा कर रहा है तो उसको फॉलो अप करना। हमने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, बट हम दोबारा से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 1982। गवर्नमेंट ने 1982 में NMHP जो है लॉन्च किया था। Keeping in view the heavy burden of mental illness in the community and absolute inadequacy of mental health care infrastructure in the country to deal with it। तो उन्होंने ये इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो गया था गवर्नमेंट को कि मेंटल इलनेस की वजह से कम्युनिटी में कितना असर पड़ रहा है, कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब बेसिकली मेंटली इल जो पेशेंट होते थे वो एक तरीके से बर्डन होते थे कम्युनिटी में, ठीक है, फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए। और इसलिए भी उन्होंने NMHP लॉन्च किया था बिकॉज मेंटल हेल्थ केयर मेंटली इल पेशेंट्स के लिए कुछ था ही नहीं कम्युनिटी में अच्छे से, ठीक है। कोई हाफ वे होम्स नहीं थे, डे केयर सेंटर्स नहीं था, डी एडिक्शन सेंटर नहीं था, ठीक है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था प्रॉपर। तो इसीलिए NMHP लॉन्च किया गया था। द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वैसे ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऐड किया गया था इसी प्रोग्राम में, इसी के अंडर 1996 में, ठीक है। प्रोग्राम वॉज री स्ट्रेटेजाइज्ड इन 2003 टू इंक्लूड 2 स्कीम्स। प्रोग्राम NMHP को जो है दोबारा से स्ट्रेटेजाइज किया था, मतलब उसको दोबारा से उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए थे 2003 में। उन्होंने उसमें 2 स्कीम्स डाली थी, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ साइकेट्रिक विंग्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड जनरल हॉस्पिटल्स। उन्होंने स्टेट्स में मेंटल हॉस्पिटल्स ओपन करवाए और उनको मॉडर्न तरीके से एक रिनोवेशन दिया, ठीक है, एक मॉडर्न रिनोवेशन दिया। फिर जो ऑलरेडी साइकेट्रिक विंग्स बने हुए थे, पहले साइकेट्रिक हॉस्पिटल नहीं होते थे, एक सिंपल विंग होता था, मतलब एक एरिया होता था एक हॉस्पिटल में, तो उनको जो है अपग्रेड करवाया, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में या जनरल हॉस्पिटल्स में उनको अपग्रेड करवाया। ये 2 चीज़ें जो है ऐड की थी 2003 में। जो NMHP है, NMHP के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल जो है उनको ट्रीट करना, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल, फिर जो मेंटली इल जो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकते हैं या घर जा चुके हैं उनको रिहैबिलिटेट करना, यानी सोसाइटी में दोबारा से इन्वॉल्व करना। थर्ड कंपोनेंट जो है प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना
और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। तो ये 3 कंपोनेंट्स आप अच्छे से याद कर लो। NMHP के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल द फॉरसीएबल फ्यूचर। आपको इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना कम से कम मेंटल हेल्थ केयर जो है सबके लिए प्रोवाइड करना, सबके लिए, ठीक है। अगर एक विलेज है या एक छोटा सा टाउन है तो वहाँ पे एटलीस्ट एक छोटा सा मेंटल हॉस्पिटल हो, तो मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर होना, ठीक है। काउंसलिंग क्लिनिक्स या काउंसलर्स, ये सब जो आप बोल सकते हैं। टू एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड इन सोशल डेवलपमेंट। मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है, सोसाइटी में, सोशल डेवलपमेंट में और जनरल हॉस्पिटल्स, जनरल हेल्थ केयर में, मतलब इन जनरल मेंटल हेल्थ केयर के बारे में जितना नॉलेज हो सकता है उतना स्प्रेड करना। बिकॉज़ आजकल भी आप अगर देखोगे तो मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत स्टिग्मा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पहले से कंपैरेटिवली कम है। तो हमें जो है, हमें ये होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ को लेकर जितने भी स्टिग्मा और टैबूज़ हैं वो बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट, और कम्युनिटी जो है वो मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे। मैंने आपको जैसे बोला है, हाफ वे होम्स, डे केयर सेंटर्स, इन सब में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस ह्यूमन रिसोर्स इन मेंटल हेल्थ सब स्पेशलिटीज़, और जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं मेंटल हेल्थ में सब स्पेशलिटीज़ में। मेंटल हेल्थ में सब स्पेशलिटीज़ हैं चाइल्ड मेंटल हेल्थ, एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, एडल्ट मेंटल हेल्थ, एल्डरली मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो इन सब में जितने रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स जितने वो डाल सकते हैं उतने वो डालें। स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या है NMHP की? इंटीग्रेशन मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू NMHP। मेंटल हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ केयर से जोड़ना, ये स्ट्रैटेजी थी। मतलब मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना कम्युनिटी में। तो PHCs आपको पता होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। तो PHCs में भी मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज इम्पार्ट करना। प्रोविज़न ऑफ टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आपने मेंटल हेल्थ के बारे में इंटीग्रेट नॉलेज प्रोवाइड किया, छोटा सा मिनिमम उनके लिए एटलीस्ट एक काउंसलर रख दिया, ठीक है। अब उससे ज़्यादा और क्या स्ट्रैटेजीज थी कि टर्शरी इंस्टीट्यूशंस भी हों, मतलब सिर्फ साइकेट्री पेशेंट्स के लिए, सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एक सेपरेट हॉस्पिटल पूरा सिर्फ डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो एग्जांपल आपको मैं बता दूं, ईबास जो है, ईबास हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, शादरा में जो ये हॉस्पिटल, ये पूरा मेंटल साइकेट्री हॉस्पिटल है, ठीक है। तो आप उसको टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। इरेडिकेटिंग स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स, जितना भी स्टिग्मा है मेंटली इल पेशेंट्स को लेके उन्हें ख़त्म करना। एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना थ्रू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। आपको पेशेंट्स के राइट को जो है प्रोटेक्ट करना है थ्रू सेंट्रल मेंटल, और जो मैंने आपको पढ़ाया होगा मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में, CMHA और SMHA, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। ये दो जो है ये इंश्योर करेंगे कि पेशेंट्स के राइट वोलेट ना हो। अब इसके जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ट्रीटमेंट। मल्टी लेवल्स आर वेर प्लान्ड। तो जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि मिनिमम हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, मतलब विलेज में भी एक मेंटल हेल्थ को लेकर कोई ना कोई वहाँ पे होना चाहिए। तो अब विलेज एंड सब सेंटर लेवल मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, MPW, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स एंड हेल्थ सुपरवाइज़र, HS, अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर टू बी ट्रेंड फॉर। विलेज में मतलब एक गांव में
एटलीस्ट एक मल्टीपर्पज़ वर्कर, यानी यू कैन से आशा वर्कर या नर्स या ANM, ठीक है, एंड हेल्थ सुपरवाइज़र जो है वो मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में उनको ट्रेन करना है। किस चीज़ में ट्रेन करना है? मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, कि कोई साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे सुसाइड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस, कि हमें उनको ये भी सिखाना है, इस चीज़ में भी ट्रेन करना है कि किसी पेशेंट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, उन्हें हमें ये भी मल्टीपर्पज़ वर्कर और हेल्थ सुपरवाइजर्स को हम मेडिकल ऑफिसर ये भी ट्रेन करेगा कि जो क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, इन सब क्रोनिक डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रैंड माल एपिलेप्सी स्पेशली इन चिल्ड्रन, और मेडिकल ऑफिसर उनको ये भी ट्रेन करेगा कि ग्रैंड माल एपिलेप्सी को कैसे डायग्नोस किया जाता है, स्पेशली खास करके चिल्ड्रन में, ठीक है। liaison with local school teachers and parents regarding mental retardation and behavior problems in children, और मेडिकल ऑफिसर हेल्थ केयर सुपरवाइज़र को और मल्टीपर्पज़ वर्कर को ये भी सिखाएगा, और स्कूल टीचर और पेरेंट्स को ये भी सिखाएंगे कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है और बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती है। फॉर एग्जांपल पाई का मतलब जो मड खाते हैं, तो ये कॉमन चिल्ड्रन बिहेवियर होता है, ये कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रन में। इसके बारे में आप नॉलेज अगर प्रोवाइड करोगे तो हो सकता है वो अब स्कूल टीचर या पेरेंट अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस करे। तो जितनी भी बेसिक नॉलेज है मेंटल हेल्थ को लेकर, आपको वो मेडिकल ऑफिसर जो है वो सिखाएगा, वो ट्रेन करेगा स्कूल टीचर्स को, पेरेंट्स को, और वैसे तो वो ट्रेन करेंगे मल्टीपर्पज़ वर्कर और हेल्थ ऑफिसर सुपरवाइजर्स को। ये आपको याद रखना है, मल्टीपर्पज़ वर्कर एंड हेल्थ सुपरवाइजर। काउंसलिंग इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ को लेकर आप जो है वो भी उनको ट्रेन करेंगे कि कैसे काउंसिल करना है। कोई अगर अल्कोहल अब्यूज़िव पेशेंट है या ड्रग अब्यूज़िव पेशेंट है तो उससे कैसे बात करना है, कैसे काउंसिल करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कहाँ रखना है, ये सब के बारे में भी वो ट्रेन करेंगे। ये था कि विलेज ऑफ सब सेंटर लेवल, मतलब सबसे नीचे लेवल में, सबसे नीचे क्या आता है? विलेज ही आता है। अब उससे ऊपर क्या होगा? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, दैट इज़ PHC, एडेड बाय हेल्थ सुपरवाइज़र, उसके अंदर एक हेल्थ सुपरवाइज़र होगा, टू बी ट्रेंड फॉर, तो मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ सुपरवाइज़र को ट्रेन करेंगे हम PHC में, किसके बारे में? सुपरविजन ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर्स परफॉर्मेंस, जो मल्टीपर्पज़ वर्कर है उनकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज़ करना कि वो कैसे कर रही है, मेंटल हेल्थ को लेकर वो कैसा परफॉर्म कर रही है कम्युनिटी में या इंडिविजुअली, ठीक है। एलिमेंट्री डायग्नोसिस, और उन्हें ये भी ट्रेन करना है कि जो डायग्नोसिस हैं, कुछ जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनको कैसे डायग्नोस करना है। ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोसिस, और साइकोसिस का क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है। आपको ये याद रखना है कि में विलेज लेवल में जो है यहाँ पे क्रॉनिक साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कहा गया था, और स्टेज 2 में, दैट इज़ PHC में, साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है। ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ फिजिकल डिजीज़, फिजिकल डिजीज़ की वजह से जो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका मतलब एम्प्यूट करना पड़ता है, लेग या फिर हैंड्स या कुछ भी, तो उससे क्या होगा कि वो ऑब्वियसली फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो जाएगा। तो उससे सबसे पहले उसके साथ क्या होगा कि उसको डिप्रेशन हो सकता है, ये चीज़ सोच कर, ठीक है। तो फिज़िकल डिजीज़ की वजह से साइकाट्रिक डिसऑर्डर होना, उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, यहाँ पे PHC में मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ सुपरवाइज़र को ये सिखाना है। मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स, जितने भी साइकोसोशल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, साइकाट्री को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है।
एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस ऑफ मेंटल मॉर्बिडिटी, और उन्हें पीएचसी में ये भी सर्वे करना है कि कितनी डेथ हो रही है मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, ये था पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ सुपरवाइज़र और मल्टीपर्पस वर्कर का काम। उनको ये सब चीज़ों के लिए ट्रेन करना है। और ये स्टेज 1 में था विलेज लेवल पे। ठीक है, स्टेज 2 में था पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। स्टेज 3 में है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट देयर शुड बी एटलीस्ट वन साइकियाट्रिस्ट अटैच टू एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनएमएचपी के अकॉर्डिंग उन लोगों ने ये कहा गया था कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एटलीस्ट एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे एटलीस्ट 30 से 50 साइकियाट्रिक बेड्स होने चाहिए, 30 से 50 एक हॉस्पिटल में। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहा गया था कि एटलीस्ट एक हॉस्पिटल में, एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए और एक हॉस्पिटल में 30 से 50 साइकियाट्रिक बेड होने चाहिए। And the psychiatrist in a district hospital was envisaged to devote only a part of his time to clinical care and a greater part in training and supervision of non-specialist health worker। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो साइकियाट्रिस्ट है वो अपना थोड़ा टाइम क्लिनिकल केयर में प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए क्लिनिकल यानी क्लिनिक पे बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बैठेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो ट्रेन करने में लगाएंगे उनको, मेंटल हेल्थ वर्कर्स को। ठीक है, नॉट मेंटल हेल्थ केयर वर्कर्स, मल्टीपर्पस वर्कर्स को, जिनको साइकियाट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उनको वो ट्रेन करने में, सुपरवाइज करने में ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, क्लिनिक में भी बैठेंगे बट सबसे ज़्यादा टाइम वो मल्टीपर्पस वर्कर्स को डिवोट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, 4th पॉइंट, मेंटल हॉस्पिटल्स एंड टीचिंग साइकियाट्रिक यूनिट्स। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद क्या होगा कि एक प्रॉपर टर्शरी लेवल पे मेंटल हॉस्पिटल और एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन, साइकियाट्रिक टीचिंग इंस्टीट्यूशन। मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ दीज हायर सेंटर्स ऑफ साइकियाट्रिक केयर इंक्लूड हेल्प इन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट केसेस। तो यहाँ पे जो ये टर्शरी लेवल पे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल से, यहाँ पे क्या क्या होगा आपको, यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट केसेस है, वायलेंट पेशेंट जो है उनको केयर कैसे देना है, टीचिंग, मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाना, साइकियाट्री के बारे में पढ़ाना। ठीक है, एंड 3rd पॉइंट, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी। जितने भी साइकियाट्री के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ है, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि गांव में नहीं प्रेजेंट हो सकती और पीएचसीज़ में नहीं प्रेजेंट हो सकती, तो लेकिन टर्शरी लेवल पे ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी। सेकेंड पॉइंट जो है रिहैबिलिटेशन। सेकेंड कंपोनेंट जो हमने जो इन शॉर्ट पढ़ा था पहले 3 कंपोनेंट्स, सेकेंड कंपोनेंट था रिहैबिलिटेशन। कंपोनेंट ऑफ दिस सब प्रोग्राम इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक, साइकोटिक्स एट अ कम्युनिटी लेवल एंड डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर एट बोथ द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हायर रेफरल सेंटर्स। रिहैबिलिटेशन में यही है कि पेशेंट जो अब डिस्चार्ज हो सकते हैं या डिस्चार्ज हो गए हैं, उनको जो है कैसे सोसाइटी में वापस लाना है, उनको कैसे रिहैबिलिटेट करना है। तो उसके लिए जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ओपन करना। ठीक है, रिहैबिलिटेशन के बारे में हमने अभी पहले बहुत पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। 3rd स्टेप जो था, 3rd कंपोनेंट था प्रिवेंशन। द प्रिवेंशन कंपोनेंट इज़ टू बी कम्युनिटी बेस्ड। प्रिवेंशन कहाँ से शुरू होगा, कम्युनिटी से शुरू होगा ना। कम्युनिटी में ही आप प्रिवेंट करोगे तो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुँचेगा ही नहीं, या फिर आप अर्ली डायग्नोसिस करोगे तो आप सीवियर मेंटल डिसऑर्डर प्रिवेंट कर सकते हो। तो प्रिवेंशन कंपोनेंट इज़ टू बी कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी से स्टार्ट होगा विद इनिशियल फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आप अल्कोहल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट करोगे।
कम्युनिटी में. लेटर ऑन प्रॉब्लम्स लाइक एडिक्शंस, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड एक्यूट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स लाइक सुसाइडल अटेम्प्ट्स आर टू बी एड्रेस्ड. अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे आप सबसे पहला फोकस दोगे. उसके बाद प्रॉब्लम्स लाइक एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन जो होते हैं दूसरा फोकस उन पे दोगे. फिर आप तीसरा फोकस अपना जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मतलब जो 18 बिलो जो चाइल्ड होता है वो जो क्राइम या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें करते हैं, क्राइम, गिविंग अब्यूजिव वर्ड्स, यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स, स्टीलिंग, फाइटिंग, रनिंग अवे, ये सब जो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में आएगा. तो आपको फोकस सबसे पहला करना है अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर आपको फोकस करना है एडिक्शंस में, ड्रग एडिक्शंस, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, और फिर और भी जो एक्यूट प्रॉब्लम्स है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो है उनको एड्रेस करना है. तो प्रिवेंशन में, कम्युनिटी में आप ये 4 चीज़ों पे फोकस करोगे. होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस लेक्चर. आप इसको समझने के लिए दोबारा से ये वीडियो देखो, ठीक है.